लवें दियों की हवा में उछालते रहना। लवें दियों की हवा में उछालते रहना। गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा। तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। जी हाँ दोस्तों, ये शेर है उस अजीम शान शख्सियत का जिनका नाम राहत इंदौरी है, जो इस बात के लिए बहुत मशहूर थे कि वो अपनी तमाम बातें बड़ी ही बेबाकी से कह दिया करते थे। अपने दिल के तमाम जज्बात बड़ी ही बेबाकी से बयां कर दिया करते थे। उनको इस बात का कोई डर नहीं था कि आया कि वो ये बात मसनद नशीनों के खिलाफ कह रहे हैं या समाज की किसी बुराई के खिलाफ कह रहे हैं। ऐसे शख्स से राहत इंदौरी साहब, जिनका कल 3 लगातार हार्ट अटैक्स के बाद, जैसा कि कहा जा रहा है, इंतकाल हो गया। 2 दिन पहले उन्हें कोरोना के पॉजिटिव होने पर दाखिल कराया गया था अस्पताल में। उसके बाद अचानक उन्हें 3 हार्ट अटैक हुए, जो कहा जाता है, जैसा कि हमें खबर है। और उन 3 हार्ट अटैक का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ वो अपनी आवाज़ और अपने कलिमात के ज़रिए अब हमारे साथ हैं। तो आज हम रेडियो उड़ान की टीम उन राहत इंदौरी साहब को खिराज अक़ीदत पेश करती है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप भी आना चाहें तो रेडियो उड़ान पर स्काइप कॉल के ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ हमारी टीम के लोग हैं। आइए मिलते हैं अपने टीम के लोगों से। जी सैफ साहब, आदाब। मैं समझता हूँ कि मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही होगी जी और सभी सुनने वालों को आदाब। और ये बहुत अफसोस की घड़ियां हैं हमारे लिए। 2020 का ये साल है, न जाने क्या क्या हमसे छीन कर ले जाएगा। कितने नायाब हीरे इस दुनिया फ़ानी से इसी साल के अंदर अंदर कूच कर गए हैं। बड़े बड़े सितारे इस चमकते आसमान को छोड़ गए हैं, इस दुनिया के आसमान को छोड़ गए हैं, दुनियावी आसमान को। और राहत इंदौरी साहब भी एक ऐसा ही सितारा, लगभग अगर मैं गलत नहीं हूं तो 30 से 35 साल से, बल्कि 40 साल से मुझे कहना चाहिए, जी मुशायरों की दुनिया पर उन्होंने लगातार राज किया। और पीएचडी की उन्होंने उन्हें जो भोज यूनिवर्सिटी से उनका जो थीसिस था उर्दू मुशायरा के ऊपर, उस पर उन्हें पीएचडी जी की डिग्री मिली थी। और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से ये मास्टर किया था इन्होंने उर्दू में, मध्य प्रदेश में। और अपने इनके फादर जो थे, वो मैं थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में बताता हूँ। जी जी इनके फादर जो थे वो क्लोथ्स मिल में काम करते थे। 4 चौथे बच्चे थे ये अपने माता पिता के। और बेगम, शायद बेगम जानुन्निसा इनकी माता का नाम था। और इसके साथ जो इन्होंने स्टडी की थी, नूतन स्कूल से इन्होंने हायर सेकेंडरी पास किया। और इसके बाद इस्लामिया करीमिया कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। और फिर उसके बाद बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से मास्टर किया है उर्दू में। और भोज यूनिवर्सिटी से 1980 में इन्हें पीएचडी की डिग्री मिली। 1975 में इन्होंने एमए पास किया। तो इसके बाद से जो लगातार मुशायरों का दौर उनका चला है, मुशायरों के दौर में जो लगातार एक अपनी साफ गोई के लिए ये जाने जाते थे। हर बात ये सीधे सीधे ढंग से अपने शेरों में कह जाया करते थे और बड़ी ही सादगी से कह जाया करते थे। इनकी जुबान बहुत आसान थी ना। इन्होंने ऐसा नहीं है कि उर्दू शायरी में इन्होंने मयार नहीं रखा। उर्दू शायरी का भी इन्होंने मयार रखा, उर्दू शायरी का भी ख्याल रखा। लेकिन जो आम बोलचाल की शायरी थी, उनका मकसद यही था कि अदब को
आम जनता पढ़े, आम लोग पढ़ें, क्योंकि जब तक अदब एक आम सा आदमी नहीं पढ़ेगा तब तक उस अदब का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वजूद नहीं है उस अदब का। तो उन्होंने यही चाहा कि अदब को हर इंसान पढ़े, और इसलिए उन्होंने अपनी ज़बान को इतना आसान बना लिया कि कुछ लोग उन पर ये इल्ज़ाम देने लगे कि इनकी शायरी में वो तुकबंदी नहीं है, रिदम नहीं है, या इनकी शायरी में एक्सप्रेशन नहीं है। कुछ लोगों ने इस तरह इल्ज़ाम देने शुरू कर दिए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग आम आदमी के लेवल पर जाके बात करते थे, आम आदमी के लेवल पे उससे जुड़ते थे वो जी, शायरी। इसी सिलसिले में मुझे एक शेर याद आ रहा है सादगी की, जहाँ तक आप बात करते हैं और जहाँ तक आप बात करते हैं आम आदमी से इनकी ज़िंदगी जुड़ी थी, शायरी जुड़ी थी। एक जगह इन्होंने कहा है कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है, हम्म। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, हम्म। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। अमरूदों का मौसम है, जी। क्या वही बात है, वही तो बात जी, है ना। बिल्कुल। जी, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। तो बिल्कुल। हमारे साथ मेरा ख्याल है दानिश महाजन साहब भी जुड़े हैं, जो बहुत बड़े परस्तार हैं राहत साहब के। दानिश साहब अपने कई प्रोग्राम्स में, खास तौर पे लाइव शोज में जो हमारे उड़ान आइडल के होते थे, कन्वेंशन के होते थे, वहां पर इनको बहुत कोट किया करते थे। तो दानिश साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही टफ मोमेंट, दुख की घड़ी। आई जस्ट कांट बिलीव, मेरे को जब कल पता चला, मैं फेसबुक पे था तो इनके इनके पेज को मैं देखता रहता था, लाइक किया हुआ था, तो इनके पेज से ही मुझे सूचना मिली कि 5:30 बजे के आसपास दुनिया को छोड़ के चले गए, हमें छोड़ के चले गए राज साहब। 9:30 बजे रात को फिर इन्हें दफनाया गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे को वर्डिंग, मुझे उर्दू इतनी नहीं आती है, तो हेर फेर हो सकता है। तो बहुत बड़ा झटका लगा। जैसे आपने बताया कि राहत साहब का ये था कि क्योंकि वो सिंगिंग करके नहीं गाते थे, वो तरन्नुम में नहीं गाते थे, तो एक ये था कि हम जैसे जो हमें सभी लोगों के लिए में गाना संभव नहीं होता, पॉसिबल, तो वो हमें सूट करता था, मजा आता था। मतलब उनकी शायरी हम आम जो मैं नहीं भी बोल सकता, हर बंदा यूज कर सकता था, तो उनमें जी। एक मैं था। और उनके जो शेर थे वो बड़े वजनदार होते थे और कनेक्टेड होते थे। और मजेदार बात यह है कि आप किसी भी टॉपिक पे जब एंकरिंग करने जा रहे हैं, होस्टिंग करने, वाह से कि अगर उनको आप, उनकी शायरी हर जगह, उन्होंने हर सब्जेक्ट को टच किया है। बेबाक थे, उन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर बोला है, उन्होंने मोहब्बत के ऊपर बोला है, उन्होंने जिंदगी के ऊपर बोला है, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट है नहीं। और हिंदी जितना प्यार उनको उर्दू समाज से मिला, उतना ही प्यार उन्हें हिंदी के समाज से भी मिला। तो बहुत सारे कवि सम्मेलनों में वो होते थे, और कुमार विश्वास के साथ उनका बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जुड़ाव बहुत ज्यादा था, लगाव बहुत था। उनके कुछ शेर हैं जैसे, कपिल शर्मा पहला उन्होंने कुमार विश्वास के साथ ही अटेंड किया था। जी बिल्कुल, जी अभी जी। लेटली वो अशोक चक्रधर के साथ वहां आए थे, वो प्रोग्राम भी मैंने सुना, और वही जोश था, जोश में कोई कमी नहीं है उनके। तो जोश, एक शेर उनका मेरे को जो बहुत पसंद है, वैसे तो उनके सारे शेर ही मुझे पसंद इरशाद, है, इरशाद। कि तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, वाह मल्लाओं कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। पार वाह वाह। करो। तो हमारे साथ इस वक्त ज़ुएब खान साहब भी जुड़े हैं, उनके भी तासुरात ले लेते हैं। जी ज़ुएब। जी, तो रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, राहत साहब से मेरी किस्मत रही कि मुलाकात हो पाई, और बहुत लोगों की वो शायद आखिरी मुलाकात थी नवंबर में, क्योंकि उसके बाद से फिर वो बहुत रहती ही थी। लगभग 50 सालों से जो शख्स मुशायरे की बादशाहत कर रहा हो, मुशायरे की बादशाहत हो जिसके पास, एक ऐसा इंसान, सफर में इतना रहते थे कि यूं मानिए कि
कई बार तो तबीयत खराब होती थी और स्टेज पे पढ़ रहे होते। तो आज मैंने बात भी की काफी दिनों बाद उन पर एकमात्र किताब लिखने वाले, उन पर एक जो किताब आई है उनके ऊपर एक ही किताब आपको मिलेगी राहत साहब के ऊपर, उसके अलावा उन पर कोई पूरी डेडिकेटेड बुक लिखी ही नहीं गई है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। अदायगी उस बुक का नाम है और लिखने वाले हैं दीपक रूहानी साहब। हिंदी के प्रोफेसर हैं और हिंदी और उर्दू को मिला के चलते हैं, काफी अच्छे लेखक हैं। तो राहत साहब ने मेरे को अपनी एक बुक तोहफे में दी थी नवंबर में ही। वो जो बुक राहत साहब के ऊपर लिखी गई थी, राहत साहब ने अपने हाथ से दी थी। उनको मेरे बारे में दीपक सर ने बताया था और कई बार बात होती थी तो उनका जिक्र होता था और उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था और बकायदा मुझे बुलाया कि राहत साहब से मिलवाता हूँ, आ जाओ। तो साहित्य आज तक का मंच था और मैं परफॉर्म करके उतरा नीचे, अचानक कॉल आती है कि राहत साहब मिलना चाहते हैं, राहत साहब से मिलवा रहा हूँ मैं तुम्हें, मैंने तुम्हारे बारे में बताया। तो राहत साहब के सामने मैं गया, मैं जमीन में बैठ गया उनकी पास, बोला कि बहुत अच्छा लिखते हो, सुना है, लेकिन पढ़ो और पढ़ो। मैंने बोला था कि हाँ पढ़ना तो है सर, अभी कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत। तो वो लास्ट मुलाकात थी, दीपक सर की भी उनसे लास्ट मुलाकात थी। लेकिन ये समझिए कि जब वो उस समय परफॉर्म करने आए थे, रिसेंटली उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था और ध्रुव, आपकी आवाज कुछ डिस्टर्ब्ड है। तो आवाज आ रही है? हेलो जी जी, जरा नेटवर्क एरिया में आए। यूं समझिए कि तबीयत खराब होने के बाद भी व्हील चेयर पे थे वो। आज तक में जब आए थे साहित्य आज तक में, तबीयत काफी खराब थी, चल नहीं पा रहे थे, तो व्हील चेयर की सहायता से स्टेज पे, लेकिन आवाज में साहब, आवाज में कभी भी किसी भी प्रकार का, एक तरीके से यूं कहें तो, चेंज नहीं आया। वो उनका जो लहजा था बात करने का, और मंच पे जब जाते थे तब अलग ही लहजा होता कि मजा चखा कर माना हूं मैं भी दुनिया को, समझती थी ऐसा ही छोड़ दूंगा दुनिया। और वो कि देखिए कितनी कितना 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 अंतर है, हर तरह की उनकी जो राइटिंग है, अलग अलग तरह की राइटिंग है, के खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। और आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। तो अलग अलग चीजें हैं और मजहब से बिल्कुल अलग, लहजे में इंदौरी पना, जमीन से जुड़े हुए। तो कालजयी रचनाओं के रचनाकार राहत साहब, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, कालजयी रचनाओं के रचनाकार राहत साहब दुनिया में नहीं है, और ये सत्य है, इससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और आप तो बाकायदा बहुत अच्छे लिखने समझने वाले हैं उर्दू के सर, तो आप शायद ज्यादा अच्छे से समझ। जी, इससे पहले कि हम और आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखें, बात को ऐड करना चाहता हूँ जोहिब की जी बात में, जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी। तो जोहिब ने एक शेर का जिक्र किया कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, कोई जाती मकान थोड़ा है। तो इस शेर में वो हमेशा जिक्र करते थे एक इंसिडेंट का। उनके दो जो बातें थी ऑलमोस्ट हर मुशायरे में वो करते थे, लोगों के साथ शेयर करते थे जी। तो एक वो बात ये करते थे, अब ये मैं शेर पढ़ता हूँ जब भी, तो मुझे कवि सम्मेलन में जब पढ़ता हूँ तो एक बार मैं पढ़ रहा था तो एक मंत्री बैठे थे वहां पे, तो मंत्री साहब ने बोला ये जो साहिबे मसनद है आप इसका हिंदी शब्द बताएं। तो कहते मैंने हिंदी शब्द इसका बताया जी, इसका हिंदी शब्द है सत्ताधीश। कहते फिर पहले वाला ही रहने दो। तो ये एक तो इनका ये बड़ा फेमस था कि ये हर जगह सुनाते थे। दूसरा जो था वो हमेशा उनका जो ये भी बड़ा पॉपुलर था और ये भी मैं बहुत यूज करता हूँ अपनी होस्टिंग में। तो कहते कि एक बार पाकिस्तान में मुशायरा हो रहा था, तो हम सारे लोग वहां पर बैठे थे, तो वहां पर एक साहब बहुत अच्छी शायरी पढ़ रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था, जब वो एक शख्स जो शायरी पढ़ रहे थे, बहुत बड़े शायर थे, तो अभी वो आधी भी कंप्लीट नहीं करते थे, तो एक सामने जो पहली लाइन में बैठे थे शख्स, वो कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर वो आधी लाइन बोलते थे
फिर वो शुरू हो जाते थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते ऐसे 2-3-4 मिनट हो गए, उनको गुस्सा आ गया, इरिटेट हो गए कि यार ये बंदा पढ़ने दे नहीं रहा, तो सुभान अल्लाह करी जा रहा है। कहते फिर उस शायर ने उससे कहा कि मियाँ आप जितनी जोर से अल्लाह याद कर रहे हैं ना, अगर अल्लाह ने उसके 10 गुना कम भी आपको याद कर लिया ना, तो देने के लेने पड़ जाएंगे। राहत साहब बड़े डाउन टू अर्थ भी रहते थे। एक बार का किस्सा है कि दीपक साहब ने बताया मेरे को कि वो दुबई से लौटे थे और उस समय मतलब यूं कहें कि फ्लाइट का बहुत कम यूज करते थे उस टाइम पे शुरुआत में। तो कहीं भारत तो आ गए, उसके बाद रेलवे स्टेशन पे कहीं जा रहे थे और उतरे तो कोई भिखारिन दिख गई उनको। तो आप यूं समझिए कि कुछ मामला रहा होगा 2002 या 2003 का। उन्होंने उस मुशायरे के पूरे पैसे दे दिए। अब सोचिए इंटरनेशनल मुशायरा रहा होगा तो कितने पैसे रहे होंगे, पूरे पैसे उन्हें दे दिए। उनके पास जितना कैश था वहां से उन्होंने पूरे पैसे दे दिए। और व्यंग इतना तगड़ा करते थे और भाषा भी इतनी अच्छी पकड़ थी कि व्यंग सुनने वाला और जिसपे व्यंग हो रहा है, मंत्री जी पे व्यंग हो रहा है, मंत्री जी ताली बजा रहे हैं, बाद में उन्हें अर्थ समझ आता था तो बाद में रोते थे। और व्यंग की जहां बात की तो उनका जो आज भी बहुत पॉपुलर चल रहा है हर जगह पे, और जो आज के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल रेलिवेंट है, तो उनका एक शेर है कि सोचता हूं कि पगड़ियों को उछाला जाए, सोचता हूं कि पगड़ियों को उछाला जाए, क्यों ना एक नया अखबार निकाला जाए। तो मतलब एक मीडिया के ऊपर उनका तंज था कि मीडिया भूल चुकी है अपने काम करने के तरीके को, जिस तरीके से उसको करना चाहिए। तो उन्होंने कोई फील्ड छोड़ा ही नहीं, सबको टच कर लिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि इसकी भरपाई नहीं हो सकती उर्दू समाज में। और अपने बारे में भी जो बोला उन्होंने, मजे की बात मैं बताता हूँ। एक जोहेब साहब, एक मिनट में माफी चाहता हूँ। बड़े मजे की बात, आप लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी शायरी की बातें कर ली, मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ और हमारे सुनने वाले भी सुन रहे हैं। बड़े मजे की बात तो ये है कि जो इंसान ये लिखता है कि मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान का नाम लिख देना, वही इंसान इतने जबरदस्त फिल्मी गाने लिखता है कि किसी को पता ही नहीं होगा कि ये फिल्मी गाने भी इसके हैं। बिल्कुल, कई फिल्मों में उनके बहुत सारी फिल्मों में, और ऐसे ऐसे गाने लिखे कि इंसान सोचता रह जाता है। जी, मुन्ना भाई एमबीबीएस में उनका बहुत अच्छा था। मुन्ना भाई एमबीबीएस में, खुददार में है, इश्क में है, कई फिल्मों में उनके गाने। तो मुझे लगता है बातें बहुत हो गई एकदम। अगर आप लोग अदब की तौहीन ना समझें और सुनने वालों को दिखाया जाए कि उनकी शायरी के साथ साथ उनकी लेखनी कैसी थी, मुशायरा भी सुनवाएंगे उनका, तो उनकी लेखनी से निकला हुआ एक गीत भी सुनवा दे तो बहुत अच्छा हो जाए। जी बिल्कुल, पेशा खिदमत है ये गीत। अर्ज कर रहा हूं कि अगर खिलाफ तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान
खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। ओ 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। इतना भी कोई प्यार की राहों में ना गुम हो, बस होश है इतना कि मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो। धड़कन है कहीं, दिल है कहीं, जान कहीं है, तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। ये चांदनी इन आंखों का साया तो नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। ये होठ ये पलके ये निगाहें ये अदाएं, मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लूं बलाए। ओ ये होठ ये पलके ये निगाहें ये अदाएं, मिल जाए खुदा। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। दोस्तों, आज हम राहत साहब को याद कर रहे हैं और जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारे साथ हमारी टीम जुड़ी है। आइए चलते हैं अपनी टीम की तरफ और उनके कुछ और तासुरात जानते हैं। उसके बाद हम राहत साहब की आवाज़ सुनेंगे और एक हमारे आरजे ज़ुहैब जिन्होंने इंटरव्यू किया है, एक बहुत नायाब शख्सियत का, जिन्होंने राहत साहब के बहुत सी बातें बताई हैं। फिर हम आखिर में इख्तिताम इस महफिल का उस इंटरव्यू से करेंगे। बिगाड़ देता है, जी। हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। वाह। तो कई शेर उनके, मतलब आई थिंक कहने का मतलब ये है कि उनके सारे जो शेर हैं शायरी, इनके ज्यादातर जो शेर हैं वो टिप्स पे होंगे। राहत साहब एक लाइन बोलते थे तो अगली लाइन ऑडियंस से आ जाती थी। वो हर मुशायरे में, हालांकि वो लगभग उनके शेर सेम रहते थे, लेकिन फिर भी दिल करता था कि बार बार सुने। बेशक बेशक। तो मेरा ख्याल है जी, एक उनका शेर है आज काफी चलाया गया कि एक तो उनका वो था कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिखना, मेरी पेशानी पे मेरा कौन सा हिंदुस्तान लिखना। एक ये था कि जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की ये कहानी बेअसर हो जाएगी, और मैं ना रहा तो दुनिया दर बदर हो जाएगी। तो ऐसे शायद बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। और उनसे जो सबसे दुख तो सबको ही बहुत हुआ है
लेकिन मुनव्वर राणा साहब, कुमार विश्वास, इन दोनों के बहुत क्लोज थे वो। जी तो जी जी जी, इतने क्लोज थे कि मुशायरात में भी, जो मुशायरे होते थे उसमें भी वो लोग एक दूसरे की खिंचाई बड़े आराम से कर लिया करते थे। इतनी नज़दीकियां थी इन लोगों में आपस में, और वो कभी बुरा नहीं मानते थे। इस स्टेज पर भी ये सब होता था, इतने बेतकल्लुफी थी जश्न इतनी उन लोगों एकता के बीच में। में, अगर लिसनर सुनना चाहे जिन्होंने नहीं सुनी है, तो जश्न एकता में इनका बहुत जबरदस्त संवाद है, दोनों इनवाइट किया था और बड़ा मजेदार वो उसमें कई ने अपने, तो वो भी मजेदार है। और दिल करता था इनको सुना जाए, जितना सुना जाए। मैं रात रात को 2-2, 3-3 घंटे में 15 मिनट के लिए शुरू करता था, यार मैं 15 मिनट सुनता हूँ, याद रहेगा, कोई में भी काम आएगा। हालांकि बड़ी माजरत के साथ आज भी जितने शेर सुनाया कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिगाड़ दिया हूं, तो फिर वो तो है ही है, क्योंकि राहत साहब के तो राहत साहब ही हैं। तो 15 मिनट के लिए मैं शुरू करता था इनको सुनना, तो पता ही नहीं लगता था कि 2 घंटे 3 घंटे कैसे निकल गए। बेशक बेशक। हमें एक और बात याद आती है दानिश जी, कि ये 90 की बात है, जब हम 98 की बात है, जब हम क्लोजअप अंताक्षरी के कंपटीशन में थे और फाइनल में थे, तो वहाँ पे हमसे ये सवाल किया गया कि जी अब आप फाइनल में पहुँच चुके हैं, अब आपका क्या इरादा है, अब आप क्या महसूस करते हैं। तो मेरे दिमाग में और मेरी ज़बान पर बेसाख्ता यही शेर आया राहत साहब का, कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुम करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे किसको शिकार करना है। वाह। और इसी से याद आया साहब सर, अब रेडियो के साथ इसको कनेक्ट करते हैं अपने रेडियो डान के शुरुआती दिनों में। तो उसमें आपने एक शेयर, एक प्रोमो बनाया था, ये जी 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 कैंचियां क्या हमें खाक रोकेंगी, आप जी जी जी, हाँ, कि हम गुलों से परों नहीं, से कि हम परों से नहीं, हौसलों से हौसलों से उड़ते उड़ते हैं। वाह, ये भी इन्हीं का तो शेर ये था। शेर पूरा आप एक शेर पूरा कर दें आप, ये हो जाएगा। और बहुत हाँ, जरूर जबरदस्त जरूर शेर जरूर। है इनका, जिंदगी में मोटिवेशनल शेर है उनका ये। बेशक बेशक, ये शेर हमें अभी इत्तेफाक से पूरा याद नहीं है। कभी गुलों की तरह खुशबुओं से उड़ते हैं, कभी गुलों की कभी गुलों की तरह खुशबुओं से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, कि हम परों से नहीं, हौसलों से हौसलों उड़ते से। हैं। वाह, ये तो मेरा ख्याल है ज़ुएब भाई भी कुछ अपने फाइनल कमेंट दें, उसके बाद हम ये दोनों क्लिप्स चला देंगे। जी जी जी, तो फिर फाइनल कमेंट तो क्या ही होगा, लाइक अभी तो इतनी हमने लाइक पढ़ना शुरू किया ही होगा उनको सुनते। आप अच्छा इस चीज से बड़ा इत्तेफाक रखेंगे, सभी श्रोता भी रखेंगे, राहत साहब को पढ़ना नहीं है, राहत साहब को सुनना है। और मुझे लगता है कि शायद शायर बहुत थे अपने टाइम के, बड़े धुरंधर शायर, वसीम बरेलवी साहब आज भी हैं, बशीर भद्र, आप मुनव्वर राना को ले लें, कुछ शायर ऐसे हैं जिनको सुन सुन के आपका इंटरेस्ट, एक अलग पहचान है। मुनव्वर राना को जब आप याद करेंगे तो आप बोलेंगे कि किसी को घर मिला हिस्से में तो कोई दुकान ही, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, तो माँ पे लिखने वाले वो। कुमार विश्वास को आप सुनेंगे तो हिंदी में एक तरीके से गायन और वाचन को साथ में लाया, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। राहत साहब का जो एक लहजा था, अगर शायरी आप उनकी सुन रहे हैं तो एक्सप्रेशन से आप समझ जाते थे कि अगला शेर क्या होगा, या अगला शेर किस पर बेस्ड होगा, किस किस बेशक। किस बारे में होगा। अच्छा, और एक अलग लहजा, 70 साल का जवान कहा गया है उनको। ऐसे नहीं शेर कह देते थे वो, हर शेर की डिस्क्रिप्शन देते जाते थे, बताते जरूर थे ये शेर का बैकग्राउंड क्या है। और एक मजे की बात यह है कि एक शेर के एक हिस्से और दूसरे हिस्से के बीच का जो वैक्यूम होता था, जो हाँ, स्पेस होता था, वो भी अपने आप में, वो खामोशी भी अपने आप में एक जबान रखती थी। जबान रखती थी। एक तो आइए। किस्सा याद आ जी गया, जी मैंने जी, इरशाद। राजनाथ सर की बात की थी। तो यूपी में कहीं एक कवि सम्मेलन हो रहा था, तो
राजनाथ सर वहां पर थे, डिफेंस मिनिस्टर है, तो एंजॉय चल रहा था। तो किसी ने इनको बोला कि राजनाथ साहब भी बैठे हुए हैं तो कुछ सुनाओ। तो एक शेर बोला जिसके बाद राजनाथ साहब इनके फैन हो गए, और ये इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड था। और कहते हैं कि ये उन्होंने ऑन द स्पॉट बनाया था उसी टाइम पर। तो वो शेर इस तरह था, थोड़ी बड़ी इधर उधर हो सकता, बार बार कह रहा हूँ कि तौर की बात तौर से बोलो, तौर की बात तौर से बोलो, ये बहरों की दुनिया है, जरा जोर से बोलो। क्या बात, क्या बात, बहरों की क्या दुनिया है, जरा जोर से बोलो। दिल्ली ने क्या ठेका ले रखा है शांति के बोल बोलने का, कभी तो यारों और वाले भी बोलो। वाह, इस तरह क्या का बात, बड़ा क्या खूबसूरत शेर था उनका। जी जी। तो मेरा ख्याल है अब हम इस महफिल को इख्तिताम पजीर करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों लोग तशरीफ़ फरमा हुए, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस सिलसिले में हम और भी कुछ प्रोग्राम करें। इसकी इत्तला हम बाद में ज़रूर देंगे। तो आइए हम सुनते हैं ये 2 क्लिप्स, और खराज अक़ीदत पेश करते हुए यही दुआ करेंगे कि खुदा उन्हें उनके कलाम और उनकी आवाज़ के ज़रिए हमेशा ता क़यामत इस दुनिया में कायम रखे। आमीन। अर्ज कर रहा हूं कि अगर खिलाफ हैं, अगर खिलाफ हैं, होने दो। जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही इज्जत में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।
कह रहा हूं कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। वाह। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। और जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। क्या कहने हैं सर? जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियाँ ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियाँ ये आशिकी इज्जत तकी मीर ने कहा। क्या कहने हैं सर, क्या कहने हैं? मियाँ ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। ये चलती फिरती ये चलती फिरती दुकानों की तरह होते हैं। ये चलती फिरती दुकानों की तरह होते हैं। नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। ये चलती फिरती दुकानों की तरह होते हैं। ये चलती फिरती दुकानों की तरह होते हैं। वाह 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 वाह। नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। कहता हूं कि सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। कहता हूं कि सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। हम न होंगे तो ये दुनिया दर बदर हो जाएगी। या यूं कहें कि मजा चखा के माना हूं मैं भी दुनिया को, समझती थी ऐसे ही छोड़ दूंगा दुनिया को। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा शायर जो 50 सालों तक, 50 वर्षों तक मुशायरे के मंचों पर, साहित्य के हर त्योहारों पर आपको बेबाक और चुटीले अंदाज में बोलता नजर आया। एकमात्र ऐसा शायर जिसकी आवाज और जिसकी लेखनी दोनों का कोई सानी नहीं है, दी राहत इंदौरी साहब। बड़े ही दुख की बात है कि वे कल हमारे बीच नहीं रहे, और शायद मुझे इनसे अच्छा शख्स कोई नहीं नजर आया जिनसे मैं बात करता। ये कौन है, क्या है, मेरी बताने की औकात बिल्कुल नहीं है। सर, आप अपना खुद इंट्रो दें। और मैं इतना बता सकता हूं कि बहुत अच्छे शायर पर किताब वही लिख सकता है जो खुद बहुत अच्छा हो। ओवर टू यू सर। ठीक है साहब,
कल खबर आई राज साहब के न रहने की, इंतकाल की उनकी खबर आई। मुझसे मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि क्या ऐसा हुआ, तो मुझे भी पता नहीं था। मुझे राज साहब के पॉजिटिव होने की खबरें आई थी कि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन ये नहीं पता था। तो मैंने भी कंफर्म करना शुरू किया तो पता चला कि हाँ, इंदौर में मैंने लोगों के पास फ़ोन किया और जब कंफर्म हुआ कि हाँ नहीं रहे राज साहब, तो कुछ बोलने की स्थिति कल शाम से बिल्कुल नहीं रह गई। बल्कि जो है मैं बताऊं, मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया लगभग 1-1.5 घंटे के लिए। इतने लोगों के फ़ोन आ रहे थे और दोस्तों के, यारों के, कि मैंने पहला कंफर्मेशन कॉल भी आप ही को किया था। आपने भी किया था। तो राज साहब का जाना, तो मैं राज साहब पे क्या बताऊं, मैंने जो सबसे पहले राज साहब का जो शेर सुना था, मुझे याद है शायद वो 94-95 था, जब मैं हाई स्कूल में था। तो राज साहब का शेर एक कव्वाली में सुन रहा था, तो उसमें जो कव्वाल था उसने कहा कि राहत इंदौरी कहते हैं। और पहली बार मैंने जिंदगी में ये नाम सुना था, ये शब्द सुना था कि राहत इंदौरी। और फिर उसने जो शेर सुनाया, वो मतला था, एक राज साहब का मतला था, वो एक बार में याद हो गया तुरंत और वो हमेशा याद रहा। राज साहब कल जब दुनिया से गए, इस दुनिया से हम सबको छोड़कर गए, तो सबसे पहले जो शेर याद आया वही याद आया जो सबसे पहले मैंने राज साहब का शेर सुना था। वो मतलब आपने भी सुना होगा, ज़ुहैब की सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। तो राज साहब थे हम लोगों के बीच, तो सूरज भी था, सितारे भी थे, चांद भी था। तो राज साहब की वो जो शख्सियत थी तो वो लाजवाब थी। और मैं तो मुशायरों के मंचों पे दूर से उनको सुनता था या रिकॉर्डिंग सुनता था, वीडियो रिकॉर्डिंग। कभी करीब से 1-2 बार बस यूं ही बहुत गायबाना बातचीत का मौका मिला था किसी मुशायरे में। लेकिन जब इस किताब को लिखने के, जो मैंने राज साहब पे लिखी, वो लिखने के दौरान जब मैं राज साहब से मिला तो राज साहब की जिंदगी के जो तमाम पहलू थे उनसे रूबरू हुआ। और मैंने ये भी जाना कि राज साहब को कौन सी वो बातें हैं जो उनको राज साहब बनाती हैं। राहत इंदौरी से हम लोग, आज मैं समझता हूँ कि मेरी उम्र 40 साल है और मेरी पीढ़ी के जितने लोग होंगे उन्होंने राहत इंदौरी को सुनकर शेर कहना शुरू किया होगा। इसमें कोई मुबालगा नहीं है। मैं बिल्कुल कोई बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं कह रहा हूँ। सबने सुना, हमारी पीढ़ी के सारे लोग, बशीर बद्र, वसीम बरेलवी, मुनव्वर राना, जो मुशायरों के हवाले से हमसे सबसे पहले दिन से हम होते और हैं। शायद दीपक सर, शायद जहां तक मेरा मानना है, सबसे बड़ी चीज जो कनेक्ट करती थी, यूं तो शायर कई हुए, कई लेखक हुए, सबको लोग पढ़ते थे, लेकिन जो कनेक्ट पैदा करते थे, जो लोगों से संवाद जिस तरीके से स्थापित करते थे राहत सर, उनकी एक आप देखें एक्सप्रेशंस, आवाज का लहजा, बात करने का लहजा, चुटीला अगरपन है तो कैसे वो कर रहे हैं, अगर व्यंग कर रहे हैं तो बिल्कुल व्यंग्यात्मक हो जाते थे। और जब गुस्से में होते थे, वो शेर आपको याद होगा कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो जब ये उन्होंने ये पूरा पढ़ा है कि खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, इस तरीके की जब वो चीजें पढ़ते थे तो उनका साफ गुस्सा नजर आता था व्यवस्था के खिलाफ। और जब वो प्यार मोहब्बत की बातें करते थे तो भी वैसा ही। हम ये कहें कि 70 साल का एक जवान हमारे बीच से चला गया। ये बिल्कुल, देखिए ज़ुहैब, मैं ये कहूँगा कि जो शायर या जो भी साहित्यकार, जो भी अदीब, जिसके मुद्दे कॉमन होते हैं आम जनता से, जैसे उनका जो मुद्दा था या उनके तमाम जो मुद्दे थे, लोकतंत्र को लेके, सांप्रदायिकता को लेके, धर्म को लेके, शायरी को लेके, वो मुद्दे जिसके बीच में कॉमन होते जाएंगे वो जुड़ता जाएगा।
राज साहब उम्र उनकी 70 साल थी, लेकिन उनके जो सरोकार थे, उनका जो जुड़ाव था वो 20 साल के किसी नौजवान से मेल खाता था। राज साहब, जो आपने शुरू में कहा भी कि अदायगी जो थी, उस पर मैंने किताब में उस किताब में भी मैंने डिटेल में लिखा है कि ये क्या था और किस तरह का इफेक्ट इससे आता है। वो बेसिकली जो लोग जानते हैं कि गजल वाचिक परंपरा की चीज है। गजल उतना पढ़ने की चीज नहीं है जितना कोई कहे और दूसरा सुने। हर लिटरेचर के साथ यही था। ये कॉपी और कलम, ये किताब का तो अब सिलसिला बहुत हो गया है इधर, है ना। लेकिन जो शेर पढ़ रहा है शायर, अब गालिब पढ़ते थे कि जब आँखी से न टपका तो फिर लहू क्या है, तो वो कैसे पढ़ते रहे होंगे, अब हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अब राहत साहब जो पढ़ते थे, इसीलिए गजल लिखी नहीं जाती, गजल कही जाती है। तो वो राहत साहब का जो अंदाज था, जैसा कि अभी आपने कहा भी कि वो जो आक्रोश जो शेर में रहता था, वो आक्रोश उनके लहजे में आता था। वो आप उस शेर को पढ़ के, आप राहत साहब के बहुत से शेर ऐसे हैं कि जिनको आप कॉपी पे लिखा हुआ, पे कागज पे छपा हुआ आप पढ़ेंगे तो वो इफेक्ट नहीं आएगा जो राहत साहब से सुनते। तो ये मुशायरों के कारण था। और राहत साहब तो कहा भी करते थे, 12 मंचों से कहा करते थे, और लोग इसे तमाम अलग अलग अर्थों में भी व्याख्यायित कर सकते हैं। लेकिन वो कहते थे कि अब मैं यहाँ से इस मुशायरे को मुशायरा बना रहा हूँ, है ना, मुशायरा बना रहा हूँ। तो वो जो कहना होता था वो केवल शायरी के लिए नहीं होता था कि हाँ मैं ऐसे शेर सुनाने चल रहा हूँ कि लोग जो है बहुत उसको सुन के बहुत ताली बजाएंगे, या बल्कि ये होता है कि हाँ एक आवाजाही जो है शायर और अवाम में, वो बना पाना। और राज साहब के जो मुद्दे थे, जिसमें मैंने कहा, वो मुद्दे इतने कॉमन थे कि उससे जो भी सुनने वाला होता था वो जुड़ जाता था। और मैं एक बात और जो है यहाँ स्पष्ट कर दूं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये मिसरा इधर भी बहुत चर्चित रहा, लोगों को इस पे तमाम ऐतराज भी आए। आप इस बात को, आप ये अगर नजरिया बदल के भी आप अगर इसको समझने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें, तो आपका लगेगा कि आपका जो सेंस था वो चेंज हो गया। जैसे मैं राज साहब का एक शेर सुनाऊं, जैसे वो कहते हैं कि शाखों से, अभी जो मतलब मैंने सुनाया था उसी में का शेर सुनो कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। क्या बात है। अब ये शेर हम कह रहे हैं कि ये शेर अगर कोई सुने तो क्या ये हिंदू का शेर नहीं लगता है, ये मुस्लिम का शेर ही लगता है, या आप इसको कम्युनिटी से क्यों जोड़ते हैं? सही बात। क्या आप ये देख रहे हैं कि राज साहब मुसलमान है और वो कह रहे हैं? नहीं, शेर कहने के बाद मीर ने अगर कोई शेर कह दिया, गालिब ने शेर कह दिया, तो वो शेर सबका। जैसे अभी बीच में यही कुछ डिबेट्स काफी उठी थी जब ये लाजिम है कि हम भी देखेंगे वाला फैक्टर आया था। हाँ, तो देखिए वो फैज अकेले थोड़ी देखेंगे या मुस्लिम कम्युनिटी अकेले थोड़ी देखेगी। प्रलय का कॉन्सेप्ट है तो प्रलय होगा तो सब तहस नहस होगा, सब देखेंगे। कयामत होगी तो सब देखेंगे। क्या केवल एक धर्म के लिए, एक जात के लिए कयामत आएगी? तो अगर ये कहते हैं कि राज साहब हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, तो बहुत से राजे महाराजाओं के भी ताज जो है अजायब घरों में रखे हैं, और उनके खानदान के लोग आज आप देख रहे हैं कि बहुत पस्तिंग हैं। आप देखें यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा फेसबुक पे बहुत तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की तमाम मॉन्यूमेंट सब जो भी हैं उनकी चीजें हैं, और उनके वंशजों को आप देख लीजिए, उनको आप खबर लीजिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रानी लक्ष्मीबाई का वो बेटा जिसको लेके वो लड़ाई लड़ी थी उसका बाद में क्या हुआ, किसी को पता है? नहीं पता। वो दर बदर की ठोकरें खाया, उसने भीख तक मांगने की नौबत आई। आप रिसर्च करेंगे तो आपको निकल के आएगा। तो वो जो राज साहब इस तरह की बातें जो कहते हैं, तो उसको अगर आप रेफरेंस दूसरा दे देंगे तो शेर में वो ताकत है
कि वो कई रेफरेंस में इस्तेमाल हो सकता है। तो आप उसको जिस तरह से मन चाहे आप उसको जोड़ लें, है ना। तो वो मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये और मैंने किताब में मैं फिर जिक्र इसलिए बार बार किताब का कर रहा हूँ कि मुझे जैसे चीजें याद आ जा रही हैं। राज साहब के कई ऐसे शेर कि जो सांप्रदायिकता से रिलेटेड हैं, है ना, आप उन्हें मान सकते हैं कि दंगों पे है। तो वो दंगों पे शेर उन्होंने कहा तो वाकई उसके जो है पस मंजर में इंदौर के दंगे थे। इंदौर में जो जो चीजें हुई थी मैंने उसको डिटेल में जो है लिखा है कि क्या क्या सिचुएशन बनती गई और किस तरह से दंगा भड़का और किस तरह से वो शेर आया, है ना। तो वो सारी बातें आप जब पूरा रेफरेंस जानते हो शायर का तब तो आप समझ पाएंगे, अदरवाइज किसी भी शायर को थोड़ा बहुत समझना। अब जैसे फैज वाला ही आपने, है ना, फैज जो कहते हैं कि हम देखेंगे, अब उसमें देखो कितनी, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा केवल, बाकी आप जान रहे हैं। जैसे फैज की उस पूरी नज्म में जो कॉन्सेप्ट है वो अगर एहतजाज है उनका तो वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ है, मुस्लिम शासकों के ही खिलाफ है जो वहाँ राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, और उनकी नज्म में जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो कयामत वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है जो रिलीजियस है, माने वो इस्लामिक माइथोलॉजी जो कह रही है उसके रेफरेंस से इस्लामिक शासकों पे ही बात कर रहे हैं, ना कि वो किसी हिंदू शासक की बात कर रहे हैं या कोई इंडियन सेंस में बात कर रहे हैं। तो वो जो बगावती तेवर है राज साहब का वो सदैव वो सत्ता के खिलाफ रहा। और जैसा कि जो है आप जानते हैं कि जो साहित्य है, लिटरेचर है, वो सत्ता का एक सतत विपक्ष जो है वो खड़ा करता है ना। तो वो चीज शायरी में होनी चाहिए। और राज साहब की शायरी जो थी, अब आप अगर मीर और गालिब के जमाने का कोई पैमाना लेकर कोई मेजरमेंट आपके पास 150-200 साल पुराना है और आप उस मेजरमेंट से आज के शायर को आप या आज के किसी, अब ज़ुहैब अगर फ्यूजन गा रहे हैं, ज़ुहैब अगर नई चीजें गा रहे हैं, तो उसको आप किसी क्लासिकल से कंपेयर करें तो ये मैं समझता हूँ कि जो इनोवेटिव चीजें आने की हैं वो नहीं आ पाएंगी यार, इस तरह से नए मुद्दे नहीं आ पाएंगे। ओके मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। एक गुणी इंसान, एक ज्ञानी व्यक्ति की सबसे अच्छी खूबी ये होती है कि वो बड़े आराम से और बड़ी सफाई से अपने बारे में कहने से बचता है, खुद के बारे में बताने से बचता है। मैंने शुरुआत में सोचा था कि इंट्रो आएगा, लेकिन दीपक रूहानी सर अपने बारे में बताने से बच गए, लेकिन अभी बताएंगे। रेडियो उड़ान के श्रोताओं को प्लीज सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। हमें पता है कि अच्छे व्यक्तियों के बारे में लिखने वाला एक अच्छा राइटर होता है, और उसके साथ रूहानी नाम, रूहानी आपने अपना कब से ऐड किया? तो ऐसा जो है वो बहुत पहले 98-99 में जब मैं स्टूडेंट था, मुझे याद है मैं बीएससी कर रहा था, मैं ग्रेजुएट का स्टूडेंट था, तो उस वक्त शेर व शायरी की ओर कुछ माइल हुआ, इसमें कुछ रुचि हुई। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मुशायरे सुनकर राहत साहब और तमाम लोगों को सुनकर, तो वो शुरू में तखल्लुस जैसा मैंने दीपक रूहानी रख लिया। शेर वगैरह भी जब कभी तबीयत हुई, गजलें भी कह लेता हूँ वो। लेकिन जो गजल के मुतालिक काम है कि आप शायर हो जाएं, आप शायरी करने लगें। देखिए, अगर राहत साहब की तरह की शायरी करने वाले लोग हैं, कोई सामाजिक सरोकार है उनका, या किसी मूवमेंट का हिस्सा है, या किसी भी तरह के मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भी शायरी एक तरह से एक हथियार है, एक आप उससे कोई काम, एक टूल्स है इस डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी है इसमें, या जीवन की पूरी जो धारा है उसमें अदब एक टूल की तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप और ललित कलाओं को बहुत टूल की तरह इस्तेमाल नहीं करते। आप नाच कर जो है, नृत्य से आप कोई
सामाजिक सरोकार साध लें तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ही, या आप कोई मूर्ति बना के किसी सामाजिक मुद्दे की लड़ाई लड़ लें, लेकिन अदब में, साहित्य में आप कहानी, उपन्यास, कविता कुछ भी लिखकर आप वैचारिक लड़ाई लड़ सकते हैं, जो विचारों की लड़ाई है। तो गजल के मुतालिक मैंने कुछ सोचा कि सिर्फ अपने शेर कहते रहो, लोगों को सुनाते रहो, उससे हटकर भी कुछ काम हो। तो मैंने बहुत सारे मैंने खुद उर्दू सीखी, ग्रेजुएट में था, और बहुत सारी चीजों का मैंने उर्दू से हिंदी में किया। थोड़ा सा शुरू से बताएं सर, तो थोड़ा सा अच्छा होगा। थोड़ा सा शुरू से, दीपक रूहानी शुरू से कैसे आए और राहत साहब को ही क्यों पकड़ा? राहत साहब, देखिए राहत साहब तो हम लोगों के एक नॉस्टैल्जिक चीजें हैं, जैसे जो बचपन में आपके साथ होती हैं या किसी भी शुरुआती दौर में आपके साथ होती हैं, वो आपके दिमाग से जीवन भर नहीं निकल पाती। तो ये थोड़ा बहुत मेरी रुचि इन सब चीजों में थी, मैं कुछ काम भी करता था, है ना। मैं बेसिकली हिंदी का स्टूडेंट हूँ और हिंदी से ही मैंने पीएचडी की है, हिंदी से नेट हूँ, और एक जगह बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस समय मधुबनी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आरके कॉलेज में। तो वो सब बातें तो एक जिंदगी का चलते रहना जो है अलग है, लेकिन मैंने काम किया। मैंने गजल पे मैं मैगजीन निकालता हूँ छमाही, एक गजलकार नाम से, उसमें भी मैं इस तरह की चीजें उर्दू से हिंदी में लाने की कोशिश करता हूँ कि बहुसंख्यक लोगों तक पहुंचे। पहले ये दिक्कत नहीं थी गजल के साथ, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग, ये माना जाता था कि वो उर्दू पढ़ लेते हैं, उर्दू पढ़ाई जाती थी, प्राइमरी लेवल पे पढ़ाई जाती थी, सबके लिए पढ़ना कंपलसरी था, तो लिखना पढ़ना सब जानते थे। हाँ, मेरे पिछली पीढ़ी के नहीं, उसके पहले के लोग, जैसे मेरे ग्रैंडफादर, मेरे बाबा की उम्र के जो लोग थे, उनमें उर्दू, उनके लिए उर्दू ही माध्यम थी, बल्कि देवनागरी बहुत से लोग थे जो उसमें नहीं उतना उनकी गति थी, लेकिन उर्दू पढ़ते लिखते समझते थे, सब करते थे। तो वो सारी बातें थी, वो कहीं न कहीं मेरे अंदर वो परंपरा से चीजें थी, पूरे सोसाइटी की परंपरा। और अवध में रहना, प्रतापगढ़ जिले में, जिसको हम लोग अवध क्षेत्र कहते हैं, लखनऊ के आसपास का जो इलाका, तो उर्दू और हिंदी के लिए खासतौर से जाना जाता है। तो मैंने ये कोशिशें की थी। मैंने शमसुर रहमान फारूकी साहब को सब जानते होंगे, आलोचना के क्षेत्र में उर्दू में बड़ा नाम है, इंटरनेशनल फेम के वो हैं। उनकी 2 किताबें मैंने उर्दू से हिंदी में की। गजलकार में बहुत सारे मजमून उर्दू से हिंदी में आते हैं, वो सारी चीजें हैं। जॉन एलिया पे भी मैंने काम किया। जॉन एलिया की पहली किताब जो हिंदी में आई, गुमान, वो मैंने किया, उसको पराग भाई ने पब्लिश किया था। पराग अग्रवाल मेरे दोस्त हैं, इंदौर के बगल धार के हैं। उन्होंने कहा कि राहत साहब पे कुछ काम किया जाए। वो भी जॉन एलिया के दीवाने हैं। जॉन एलिया की सारी किताबें उनके पब्लिकेशन से आई, लेकिन वो राहत साहब के भी उतने ही दीवाने। वो जब अपने पढ़ने लिखने के दौरान इंदौर में थे, तब से राहत साहब पे काम करना चाहते थे कि कुछ राहत साहब से मुताल्लिक किया जाए। उन्होंने मुझसे कहा कि यार राहत साहब पे काम होना चाहिए, तो मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए, और मुझे खुशी होगी कि मैं राहत साहब पे कुछ लिखूं, कुछ करूं। तो मेरा कोई मुशायरों का साथ भी नहीं था राहत साहब का। मैंने इस लिहाज से भी कोई काम नहीं किया कि हाँ राहत साहब मेरे लिए कहीं से मुझे कोई मुशायरे दिला सकते हैं। मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, मैं तो मुशायरों में कभी मैं जाता भी नहीं। तो ये सब बातें थी कि राहत साहब की जो चीजें हॉन्ट करती थी हम लोगों को, जो शायरी, जो समझ हम लोगों के पास एक तो थी शायरी की वो, और दूसरे शायरी और समाज को जोड़ने वाली जो बातें थी, इंडिविजुअल हुस्न इश्क या कोई गुलो रुखसार या जो है साहिल और कारवां, ये सब बातें जो थी, वो जो ट्रेडिशनल अलामतें हैं शायरी की, उन सब से हट के जो सीधे सीधे, जैसे हिंदी में जिसको कहा जाता है सपाट बयानी, है ना, वो राहत साहब के यहाँ शायरी के हवाले से आती है। बहुत शायरी की उसमें खूबियाँ और जो भी आराइशें हैं वो नहीं, बस सीधे सीधे एक स्टेटमेंट थ्रो करना, वो जो है वो हम लोगों को लगता था कि हाँ ये मुद्दे की लड़ाई है।
तो इस वजह से भी राज साहब से मैं बहुत प्रभावित रहा करता था और मैंने राज साहब पे काम करने के लिए कहा और फिर राज साहब से मुलाकातें हुई। इंदौर में कई बार गया रहा और राज साहब रहते थे अगर इंदौर में तो उनसे मुलाकातें बैठ के होती थी, नहीं रहते थे तो तमाम उनके रिश्तेदारों से कई बार मिला, उनके दोस्तों से। उनके एक दोस्त पूना में रहते हैं, बसंत मजदे, बचपन में इंदौर में रहते थे, उनसे जाके पूना मिला और तमाम लोगों से मुलाकातें की और जो भी हो पाया जल्द से जल्द हम लोगों को जल्दी थी कि राज साहब के 70वें जन्मदिन पे हम लोग वो किताब लॉन्च कर दें और हम लोगों ने किया भी। नवंबर में ही पिछले, याद होगा आप तो थे वहाँ पे। हाँ, मैं आया था और जब ये बुक पे काम चल रहा था उस टाइम मेरी आपसे मुलाकात हुई थी और हमारा जो बीच में कई बार कॉल पे या फिर ऐसे व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू जैसे ही संपर्क होता था तो आप अपडेट भी देते रहते थे कि अभी क्या है। और लकीली वो नवंबर में, मुझे याद है 3 नवंबर को राजकमल प्रकाशन के थ्रू। हाँ, वो नहीं, वो प्रकाशन तो ये पराग वगैरह ने किया था, रेड ग्रैब से आई थी वो किताब। अच्छा। ये लोग पब्लिश किए थे, उसमें वीनस केसरी और पराग अग्रवाल इन सब लोगों ने मिलकर किया था। फिलहाल वो काम बहुत जरूरी था और मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सीनियर के ऊपर लिखें। केवल शायरी करते रहने से आपका काम नहीं होगा या गजल का कोई भला नहीं होगा। हो सकता है आपको कुछ प्रसिद्धि मिल जाए, लेकिन रियली अगर आप चाहते हैं कि गजल को फरोग मिले, गजल का डेवलपमेंट हो, तो आपको ये काम भी करने होंगे किसी न किसी तरह से। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई बहुत अच्छी शायरी कर रहा है तो कुछ नहीं तो उसको अपने उस्ताद पर ही लिखना चाहिए। जैसे मैं नाम क्या लूं, मैं शागिर्दों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं उस्ताद का नाम लेना चाहूंगा। जैसे फरहत साहब हैं, फरहत एहसास। अब फरहत एहसास साहब से जुड़ के बहुत से नए लोग हैं मेरी पीढ़ी के जो शायरी कर रहे हैं, समझ रहे हैं और अच्छा कह रहे हैं, लेकिन उन लोगों को चाहिए कि वो फरहत साहब पे काम करें। फरहत साहब के जो ख्याल हैं, जो शायरी के मुतालिक जो उनके विचार हैं, उनसे बातें करें, उनसे मजमून लिखाएं या इंटरव्यू लें, इस तरह एक किताब लिखें, कुछ भी करें, तो हम उस शायर की शायरी के अलावा भी बहुत सी चीजें उससे पा सकते हैं। बिल्कुल, है ना ज़हब? ये आप बाद में अभी बहुत से शोरा आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनका कलाम केवल आपके हाथ में लगता है, आप उनके बारे में और नहीं जानते, उनकी जिंदगी की डिटेल। तो वो आप उनकी शायरी को बहुत खोल भी नहीं सकते, बहुत उसकी जो तहदारी है। अगर आप जानते हो कि आदमी इस तरह का था, अगर आप जानते हो कि हसरत मोहानी चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है केवल इसी मिसरे के शायर नहीं थे, बल्कि वो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में शामिल थे, जेल काटे है, मशके सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी, क्या तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। अब जेल में बंद हैं और आज़ादी की लड़ाई के हवाले से बंद हैं और वहाँ भी गजल कह रहे हैं और गजल में ये कह रहे हैं कि मशके सुखन भी हो रहा है, चक्की की मशक्कत भी हो रही है। तो हम किसी शायर को, अब वो चुपके चुपके से केवल गुलाम अली आप बताना कि हसरत मोहानी इस तरह के शायर थे, आप नहीं जान पाएंगे कि हसरत मोहानी क्या थे। तो ये जिम्मेदारी बनती है आने वाली पीढ़ी के लोग, अब हम ही लोग आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि हाँ राहत साहब क्या थे, मुनव्वर राना क्या थे, या बशीर बद्र, वसीम बरेलवी, या तमाम जो फरहत एहसास, ये क्या थे, है ना। तो ये जिम्मेदारी भी बनती है। तो इस लिहाज से भी मैंने ये किताब राहत साहब से, और इसके दूसरे पार्ट की भी बहुत तैयारियां हो चुकी थी, काफी कुछ चीजें इकट्ठी हो चुकी थी, लेकिन राहत साहब को लेके ही हम लोगों ने सेकंड पार्ट का प्लान बनाया था। अब वो हमारे बीच नहीं है, तो वो प्लान जैसा बना था वैसा तो हूबहू नहीं हो पाएगा, वो मुमकिन नहीं है।
लेकिन कुछ न कुछ हम लोग करते रहेंगे राज साहब के। और राज साहब एक मिशन थे, राज साहब हम लोगों के लिए एक मॉडल है कि शायरी में किस तरह के सरोकारों की लड़ाई लड़ी जाए शायरी के लेवल पे, ये है। दीपक सर, पहले तो बहुत थैंक यू आपका। मैं मतलब शायद आज सबसे ज्यादा उस चीज का फील हो रहा है, एहसास हो रहा है कि शायद आपकी भी वो लास्ट मुलाकात थी नवंबर में उनसे, वहाँ साहित्य आज तक में। जी जी शायद हाँ। और शायद मेरी एक ये उपलब्धि है कि वो पुस्तक आपने मेरे को गिफ्ट की थी जिसपे उनका ऑटोग्राफ है, तो शायद ये एक धरोहर रहेगी मेरे लिए, मैं उसे संभाल के रखूंगा। लास्ट में एटलीस्ट अगर थोड़ा सा ये पता चले, क्योंकि आपसे आज जब थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तब इस चीज का जिक्र हुआ कि आपने बोला कि जोएब इतने ज्यादा सफर में थे वो कि शायद उन्हें खुद भी आराम करने का मौका नहीं मिला। निजी जिंदगी में राहत साहब कैसे थे? निजी जिंदगी में ये बात भी मैं अक्सर पढ़ा करता था या सुना करता था कि लोग कहते हैं कि जितने जो ग्रेट लोग हुए हैं, महान लोग हुए हैं, या अपने फील्ड के जो बड़े नाम हुए हैं, जिस भी फील्ड में जो भी रहा है, वो व्यक्ति के स्तर पे कैसा है इस मामले को लेके बहुत तरह तरह के विचार हैं। कोई कहता है कि हाँ कवि बहुत अच्छे हैं लेकिन आदमी नहीं अच्छे हैं, या कोई कहता है कि फला साहब बहुत बड़े विद्वान हैं लेकिन अहंकारी हैं। तरह तरह की बातें जो है आपने सुनी होंगी। जैसे मैं बताऊं, मैं थोड़ा सा वाकया, थोड़ा सा विषयांतर होगा लेकिन ये समझने वाली बात है कि मैं एक बार एफएम चैनल पे कोई प्रोग्राम सुन रहा था, तो उसमें लड्डू लाल जी एक करके आते थे, एंकर थे, शायद आप सुने, फोन इन प्रोग्राम करते थे। तो एक बार वो अमिताभ बच्चन का जिक्र कर रहे थे कि अमिताभ बच्चन साहब से मुलाकात हुई अभी एक पार्टी में, और मुकेश के जो बेटे हैं नितिन मुकेश, शायद उनकी शादी थी, उन्हीं की शादी थी, उसमें अमिताभ बच्चन साहब भी इनवाइटेड थे। और उनकी ड्यूटी लगी थी कि वो सारे जो भी मेहमान आएंगे वो उनको रिसीव करेंगे रिसेप्शन पे, मतलब मेन गेट पे खड़े रहेंगे, दरवाजे पे जहाँ से एंट्री थी मेहमानों की। अमिताभ साहब थे और 2-3 लोग उनके साथ, पूरी टीम। तो लड्डू लाल जी ने बताया कि मैंने पहली बार देखा कि अमिताभ बच्चन वहाँ खड़े थे, जो भी आता था मेहमान, मुकेश के यहाँ शादी थी तो फिल्मी दुनिया के सारे लोग आप जान ही रहे हैं, तो जो भी जिस लायक रहता था, अगर प्रणाम तो प्रणाम किया, हाथ मिलाने वाला है तो हाथ मिलाया, पैर छूने, अगर बुजुर्ग है, उम्र में ज्यादा है तो उसका झुक के पैर छू रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं वो। और छोटा अगर आया किसी ने पैर छुआ तो उसको प्रॉपर आशीर्वाद और प्रणाम किया। तो ये उन्होंने कहा कि मुझे हैरत हुई कि अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत इस तरह के काम में और यहाँ लगा के इस तरह कर रहे हैं। तो मैं ये सब चीजें सुनता था केवल, लेकिन राहत साहब से जब मैं मिला तो मैं बताऊं, मैंने उस दिन साहित्य आज तक वाले कार्यक्रम में भी इस बात को कहा कि राहत साहब मुझे बातचीत के क्रम में कभी दीपक भाई कह देते थे, है ना, अब वो दीपक कहे, कभी दीपक भाई भी कह दिए। मैं कितना अंदर ही अंदर मुझे इतनी मतलब इस तरह की फीलिंग आप समझ सकते हो कि मैं उनके बेटे की उम्र का था, लेकिन वो जिससे भी मिलते हैं वो मुझे, शायद हुमैरा रहमान का ही एक शेर है कि जो मिला मुझसे हो गया मेरा, सबको ऐसा हुनर नहीं आता। तो राहत साहब से जो भी मिलता था वो उन्हीं का हो जाता था। और राहत साहब इस बात का बड़ा लिहाज रखते थे कि कौन किस उम्र का है, कौन किस मिजाज का है, कौन किस तरह के ख्याल का है, इन सब बातों का बहुत ही वो ध्यान रखते थे। और ये बात मैंने देखी कि उनकी सारी रिश्तेदारियों में, जहाँ जहाँ भी मैं गया, सब उनको बहुत चाहते हैं, सब उनके चाहने वाले हैं। और राहत साहब अगर इंदौर में हैं तो देवास, इंदौर, आसपास जितने भी निमंत्रण आए हैं उनमें जब तक वो तबीयत खराब नहीं थी, जाने लायक वो हैं तो खुद जाते थे। रिश्तेदारों के यहाँ, लोगों के यहाँ शादियाँ अटेंड करना, पार्टी में
जहाँ जिसने याद किया, जब भी याद किया, वो बहुत आसानी से वो उपलब्ध हो जाते थे। और व्यक्तिगत जिंदगी के उनके जो भी मतलब कारनामे हैं, तमाम चीजें ऐसी हैं, तमाम बातें ऐसी हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि वो बस किसी स्टेशन पे किसी भिखारन को भीख मांगते हुए कोई शायर देखे तो उस मुशायरे का जो पेमेंट हो पूरा उसको दे दे, बस उठा के दे दिया, बस ठीक है, फिर ट्रेन पकड़ी अगले मुशायरे में, है ना। तो लोगों का बड़ा ख्याल रखना कि किसको किस चीज की जरूरत है, ये राह साहब में बहुत था। और उन्होंने हमेशा अपने से बड़े शायर जो भी जब तक लोग थे, इनसे बड़ी उम्र के जितने लोग थे मंचों पे, सबसे जो, बल्कि अनवर जलालपुरी साहब कहते भी थे, अनवर साहब भी कहते थे कि मुशायरों के मंच पे इस समय जितने भी शुअरा हैं, सबसे ज्यादा बासलाहियत अगर कोई शायर है तो वो राहत इंदौरी है। बासलाहियत शब्द अनवर साहब तो आप जान ही रहे हैं, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया। उनके संचालन को सुनने से पहले या सुनने के बाद मुझे याद पड़ता है कि हम लोग भी जाके डिक्शनरी चेक किया करते थे, और आज भी अगर उनके आप सुने तो उर्दू के इतने ओरिजिनल और भारी भरकम शब्द, यानी कि आप तुझे कितने ज्ञानी लोग हैं ये लोग, और कितने भाषा, हिंदी और उर्दू का जो मेल, मुझे लगता है कि एक बीड़ा सा उठाया है, और आप जैसे लोगों ने भी, तो मैं इसके लिए तो बहुत शुक्रिया करूंगा। और ये भी जानूंगा, बीच में रोका मैंने इसलिए, कि दीपक रूहानी को पढ़ने के लिए दीपक रूहानी कहाँ पर मिलेंगे? मुझे पढ़ने के लिए, देखिए अब मैं तरह तरह के काम करता रहता हूँ उसमें बहुत शेर व शायरी तो मेरी पढ़ने को नहीं मिलेगी, हो सकता है बहुत जल्द मिले, मैं डालना शुरू करूँ। फेसबुक को मैं बहुत नहीं पसंद करता, लेकिन मैं यूट्यूब चैनल पे या और माध्यमों से कुछ चीज़ें शायरी के हवाले से तो मिल जाएंगी पढ़ने को। लेकिन उसके अलावा मैं, जो भी मुझे सुनने वाले हों, मैं उनसे अपील करूंगा कि राज साहब आप पढ़ें। राज साहब को अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और एक शायर को एब्सोल्यूट एक निरपेक्ष भाव से अगर किसी शायर को समझना चाहते हैं, तो आप राज साहब की जो मेरी किताब है उसे पढ़ें। उसके अलावा भी मैंने जो काम किए हैं, अगर आप उन्हें पढ़ना चाहें तो मैं बहुत सरसरी तौर पे मैं बताऊं, हिंदी के तो मैंने बहुत से काम किए हैं, लेकिन मैं हिंदी का ना बता के मैं उर्दू हिंदी का जो मैंने किया है, वो जैसे फारूकी साहब की किताब है, शमसुर रहमान फारूकी की, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना नाम से थी वो राजकमल से उर्दू का आरंभिक युग, उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वालों ने भी एलिमेंट्री एज ऑफ उर्दू नाम से छापा है। वो कई जबानों में उसका ट्रांसलेशन है। तो उर्दू का आरंभिक युग आप राजकमल से पढ़ सकते हैं। आप उर्दू को, रियल उर्दू क्या है आप समझने के लिए, जैसे अभी आपने कहा ना भारी भरकम शब्द, दरअसल हमें समझना होगा भाषा को कि उस भाषा का अपना क्या स्वभाव है। एक किताब और फारूकी साहब की ही मैं जिक्र करूंगा, खासतौर से जो शायर हैं या शायरी करते हैं उनके लिए। तो वो किताब मैं अगर ये कहूँ कि शेर शोर अंगेज जो फारूकी साहब की है, अगर उसको बिना पढ़े कोई शायरी कर रहा है तो वो अभी वो गलती कर रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जब पढ़ेगा शेर शोर अंगेज, 4 वॉल्यूम में है, मैंने पहला पार्ट उसका किया है, ज्ञानपीठ से पब्लिश है वो, मीर की कविता और भारतीय सौंदर्य बोध नाम से, वो आपको ज्ञानपीठ पे मिल सकता है। और ये चारों पार्ट में बहुत जल्द इंशाल्लाह 3-4 महीनों में ही, 5 महीनों में ही, और 3 पार्ट जो थे वो भी आ जाएंगे। आप उसे पढ़ सकते हैं, और आप पढ़ेंगे उस किताब को तब आपको लगेगा कि हाँ, दीपक रूहानी ने ऐसा क्यों कहा कि अगर कोई शायरी कर रहा है, गजल कर रहा, लिख रहा है, कह रहा है, तो उसको न पढ़ के अगर कर रहा है तो गलती कर रहा है। तो आप समझेंगे, वो आप पढ़ सकते हैं। और भी तमाम चीज़ें, मैं गजलकार जो मैगजीन मेरी निकलती है, अभी तक थोड़ा सा
मसरूफ भी रहता हूँ और थोड़ा सा आलसी भी हूँ, तो वो अभी तक अमेजन पे नहीं थी, लेकिन अब वो उसके सारे इशू आपको अमेजन पे मिल जाएंगे, आप उसे सर्च कर सकते हैं, अमेजन से आप डायरेक्ट पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं गजलकार जो मैगजीन निकालता हूँ उसका एक पेज भी मैं फेसबुक पे चलाता हूँ, गजलकार नाम से ही। उस पर भी मैं चीज़ें लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ, उर्दू की तमाम चीज़ें हिंदी में करके। तो आप उन सब चीज़ों को देख सकते हैं, आपको जैसा लगे। एक चीज और, जाते जाते राहत साहब पे तो अगर हम बात करने बैठे हैं तो शायद बहुत समय लगेगा, और अभी ये जो युवा समाज है इसके पास इतना सब्र नहीं है कि ये ज्ञान को ज्यादा देर तक, लंबे समय तक ऐसे अर्जित कर सके। तो ठीक है। नहीं, राहत साहब ऐसी शख्सियत है भी नहीं कि जिन पे एक किताब 2 किताब में कुछ कहा जा सके या 200-400 पेज में कुछ कहा जा सके। राहत साहब एक्चुअली एक दौर है पूरा 50 साल का उर्दू शायरी और मुशायरों के हवाले से। वो मैं आज वो नहीं है, ये मेरी पर्सनल हानि मैं इसको समझता हूँ, मेरा नुकसान है व्यक्तिगत कि वो नहीं है, क्योंकि उनके पास बैठना, उनसे बात करना, उनकी बातें सुनना, वो गजल और मुशायरों के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया थे। क्योंकि वो सिर्फ मुशायरे से ही मुताल्लिक नहीं थे, वो पढ़ाते भी थे डिग्री कॉलेज में, उर्दू के प्रोफेसर भी थे, खुद पीएचडी उनके मुशायरों पर ही पीएचडी थी उनकी, वो उसका मैंने जिक्र किया है किताब में। तो वो उनको जो लिटरेचर है, जो उसका ट्रेडिशन है, वो भी वो जानते थे। अगर वो बुलाती है मगर जाने का नए, अगर वो नए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कोई मराठी और बम्बैया हिंदी नहीं बोल रहे हैं नए में, वो दक्षिणी हिंदी या दक्षिणी उर्दू आप कहें, जो दक्कन के हवाले से डेवलप हुई, वली दक्कनी से, वहाँ जिस तरह से क्रियाएं प्रयोग की जाती थी, वो उस ट्रेडिशन से बात कर रहे हैं। तो वो उनको इतनी जल्दी आप नहीं समझ सकते कि ये तो मुशायरों का है, जाने का नहीं, बुलाने का नहीं, ये इस टाइप का है ना। तो वो जब आप जानेंगे कि इस तरह से कहाँ इस्तेमाल होता था, है ना, शब्दों का प्रयोग कैसे होता था, तब आप जानेंगे। तो राज साहब को 1-2 बैठक में नहीं समझा जा सकता, 1-2 किताबों में नहीं समझा जा सकता। उन पर बात करने के लिए टॉपिक अलग अलग निर्धारित करके कि इस टॉपिक के हवाले से राहत साहब से, इस टॉपिक के हवाले से राहत साहब से बात हो। उन पे रिसर्च भी हुई, उन पे पाकिस्तान में एमफिल का काम हुआ, पाकिस्तान में बहुत सी पत्रिकाओं के विशेषांक निकले हैं राहत साहब पे, यहाँ इंडिया में भी निकले हैं। तो वो सब सारी चीज़ें हैं कि उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए हमें एक लंबे वक्त की ज़रूरत होगी, या वो एक कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है उनको समझते रहने का, जिसे हमें आगे भी जारी रखना होगा, करते रहना होगा। अगर उन मुद्दों से हम नहीं भटकेंगे जिन मुद्दों पे राहत साहब बात करते थे, जिस अंदाज में बात करते थे, अगर हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते रहेंगे, अगर हम सामाजिक सरोकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, अगर हम सांप्रदायिकता का दंश झेलते रहेंगे, हम हिंदू मुस्लिम में उलझे रहेंगे, भारत पाकिस्तान में उलझे रहेंगे, तो हमें राज साहब बार बार याद आएंगे और बार बार उनका रेफरेंस हमें देना होगा अगर हम उन मुद्दों में रहेंगे। तो इसलिए राज साहब हमारे बीच हमेशा बने रहेंगे, अपने मुद्दों के कारण हमेशा बने रहेंगे। जिस तरह प्रेमचंद जी आज हमारे लिए क्यों प्रासंगिक हैं, आज के 100 साल पहले का उनका लेखन है, लेकिन वो प्रासंगिक इसीलिए हैं जो है कि जो वो जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत, भ्रष्टाचार, स्त्री पुरुष, इन सब मुद्दों को जो उठाते हैं प्रेमचंद जी अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में,
वो मुद्दे आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। इसीलिए हम प्रेमचंद जी को पढ़ पाते हैं। जब गरीबी दूर हो जाएगी समाज से, जब मजदूरी मिलने लगेगी मजदूर को, जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जब धर्म की लड़ाइयाँ रुक जाएंगी, तब प्रेमचंद हमारे लिए अप्रासंगिक हो जाएंगे और हम उन्हें पढ़ना छोड़ने देंगे। तो उसी तरह राहत साहब जिस मुद्दे की लड़ाई लड़ते आए थे, वो अगर हम उन मुद्दों पे जीत जाएंगे, हमारा समाज जीत जाएगा, तो हम राहत साहब को पढ़ना छोड़ देंगे। अदरवाइज राहत साहब हमारे लिए प्रासंगिक बने रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे। नई उम्र के जो लेखक हैं, अगर थोड़ा सा उनके बारे में आप कहें, क्योंकि आप समय समय पर ये चीज खुल के बोलते आए हैं। मैंने कई बार आपको ये लिखते देखा है और शायद पता नहीं कितनी वेदना के बाद, कितने दुख के बाद आप ये लिखते होंगे, क्योंकि तुरंत तो कोई ये नहीं लिख सकता है त्वरित रूप से। आज का जो युवा समाज है वो शायद थोड़ा सा लिखने पर बहुत ज्यादा गौरवान्वित हो जाता है, पढ़कर ना लिखने की बजाय वो नकल करके लिखने की कोशिश कर रहा है। नहीं, देखो ऐसा है कि ज़हर, मैं वैसे अपने जो समकालीन लोग हैं इन पे बहुत कुछ टिप्पणी करने से बचता हूँ, नाम लेके खास तौर से। उसका कारण ये है कि अभी हमारी जो आलोचना है, मैं हिंदी उर्दू दोनों आलोचना की बात कर रहा हूँ, अभी युवाओं के स्तर की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो अभी इतना परिपक्व नहीं हो पाई है, इतना मैच्योर नहीं हो पाई है कि हम मतभेदों की लड़ाई या वैचारिक लड़ाई लड़ें और पर्सनल कोई वैमनस्यता या मनमुटाव न रखें। तो अगर किसी के बारे में आप कुछ कहें तो वो उसको अपने व्यक्तिगत आक्षेप समझता है ना। जैसे दुष्यंत कुमार कहते हैं कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है ना। अगर आपने कोई एक जनरल बुराई की बात भी की तो लोगों को लगता है कि मुझे टारगेट बनाया जा रहा है। तो मैं, लेकिन जो आपने मूल जो सवाल आपने किया था, जो आपका प्रश्न था, वो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी लिखने वाले लोग हैं उनमें सारे लोग ऐसे नहीं हैं कि जो सरोकारों की लड़ाई लड़ रहे हों। तो मैं उनसे उम्मीद नहीं करता। शायरी के हवाले से मैं, खासतौर से गजल के हवाले से मैं कहूँगा कि सारे लोग गजल को एक आंदोलन में सहायक नहीं मान रहे हैं, या कोई उनके मुद्दे नहीं है, सामाजिक मुद्दे नहीं है कि जिन पर वो, हो सकता है कि जिंदगी का कोई फलसफा उनके पास हो जिस पे वो शेर कह रहे हों। पर्सनल इंडिविजुअल आदमी की जो कैफियत हैं, जो मेंटल स्टेटस है, सिचुएशन है जिंदगी की, उन पे शेर कह रहे हों और अच्छे शेर कह रहे हों, नो डाउट। उस पे मैं नहीं कहूँगा कि इंडिविजुअल आपकी जो आइडेंटिटी है या इंडिविजुअल जो आपके ख्यालात हैं उन पे आप शेर न कहें या उसमें अच्छी शायरी नहीं हो सकती। लेकिन जो लोग सरोकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो इस बात के लिए जागरूक रहें कि जो कुछ भी वो पोइट्री के फॉर्म में ला रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से उनके जीवन का कोई लक्ष्य, उनके जीवन की कोई विचारधारा भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट करे उनकी शायरी में। तो और तो बहुत से लोग शायरी कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी शायरी कर रहे हैं और हिंदुस्तान में भी शायरी हो रही है। दोनों समाजों का जो स्ट्रक्चर है, मैं खास तौर से फिर वही डेमोक्रेटिक कहूँगा। पाकिस्तान में आप देखेंगे कि बहुत वहाँ विरोध और बहुत एहतजाज का लबो लहजा आप बहुत बुलंद नहीं कर सकते। आप खुले तौर पे वहाँ सीधे सीधे किसी नेता का कोई स्टेटमेंट आया या कोई घटना घटी तो आप उस पर कोई शेर कह के आप मुशायरों के हवाले से यूट्यूब के आप थ्रो कर दें, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी उस रूप में नहीं है जिस रूप में हिंदुस्तान में है। और हम हिंदुस्तान में लगातार लड़ाई लड़ते हैं
कि उस तरह की सिचुएशन बनी रहे कि अगर यहाँ पे आपको मोदी जी पे या यहाँ पे आपको योगी जी पे, तमाम लोगों पे आपको सीधे सीधे शेर, छंद, कविताएं पक्ष विपक्ष दोनों में मिल जाएंगी। मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ। आपको यहाँ कहते हुए लोग मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेंगे, नए लोगों में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हाँ, वो अच्छे शेर निकाल लेंगे, आप कायल हो जाएंगे उनके शेर की, आप दाद देंगे उनके शेर की। लेकिन अगर उनकी शायरी में किसी सिंबॉलिक ढंग से कोई बात कही भी जा रही है, अवाम की कोई बात कही जा रही है, तो वो बहुत सिंबॉलिक है या वो बहुत आर्टिस्टिक फॉर्म में है, जो बहुत आम जनता को नहीं हिट कर सकती। वो किसी इंटेलेक्चुअल को तो हिट कर सकती है, लेकिन वो सबकी समझ में आ जाए। वो लबो लहजा जो राहत साहब का था कि एक रिक्शे वाला भी आपके शेर समझ जाए और आप प्रेसिडेंट भी आपका शेर समझ जाए, या प्रेसिडेंट ना कहूँ मैं, जो इंटेलेक्चुअल है वो भी आपके शेर को समझ ले। तो ये जो रेंज है शायरी की, बहुत नीचे से लेके बहुत ऊपर तक। और राहत साहब तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में बराबर सुने जाते थे। मेरे पास कल रहमान फारिस एक शायर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने 4-5 शेर कहे राहत साहब पे, वो उन्होंने मुझे भेजा भी। तो वो वहाँ भी लोग बहुत गमज़दा हुए सुन के, राहत साहब के इंतकाल को सुन के, इस खबर को सुन के। तो वो मामला यही है कि सरोकारों की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो जहाँ जहाँ वो सरोकार दिखाई देंगे उसे वो हांट करेगा और वो उसका अपना शेर हो जाएगा और वो उसमें शामिल हो जाएगा। तो जो नए लोग हैं, इनमें मैं ये नहीं कहता कि सबसे उम्मीदें की जाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं और आते रहेंगे लोग, और ये कारवां चलता रहेगा शायरी का। कालजयी रचनाओं के रचनाकार राहत इंदौरी साहब हमारे बीच नहीं हैं। मैं अपने रेडियो की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि व्यक्तिगत आपको जितना अब तक जान पाया हूँ, आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ। और हमारे साथ थे दीपक रूहानी सर, जो कि हिंदी के एक अच्छे छात्र, हिंदी के एक अच्छे शिक्षक या यूं कहें प्रोफेसर, हिंदी के अच्छे साधक और उर्दू के भी। और हिंदी और उर्दू दोनों को बराबर समय देते हुए, दोनों भाषाओं में बराबर अपना योगदान देते हुए लोगों को साहित्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं, लोगों को साहित्य की ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए आपका। मुझे बहुत शुक्रिया सर। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने कार्यों में ऐसे ही सफल हों और ईश्वर आपको इस दुख से, इस निजी हानि से उभरने का मौका दे बहुत जल्दी, और आप बहुत जल्दी इस दुख से उभर पाएं, क्योंकि बहुत बड़ी क्षति है आपके लिए, तो बहुत ज्यादा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।